मैं अपने गांव में जब अपनी मदर के साथ सीख रहा था, फिर उसके बाद मैं जब छठी में, सातवीं आठवीं में था तो मैं एक असिस्टेंट रहा एक लोकल क्राफ्ट्समैन का, जिससे मैंने फ्रेस्को सीखता था। और मिस्त्री जी थे वो, तो उनके साथ बड़ी खूबसूरत जाते हैं, बड़ी खूबसूरत कहानियाँ सुना सकता हूँ मैं हमारी। मैंने अभी अभी एक बायोग्राफी के तौर पे वहागुरु के नाम से एक किताब लिखी है, जिसमें मैंने अपने सब गुरुओं का जिक्र किया है। और जो बड़े प्यारे गुरु हैं मेरे, लगभग 200 से ऊपर मेरे गुरु हैं, उन सब के बारे में मैंने जिक्र किया है। तो पहली गुरु मेरी माता है, दूसरी गुरु मेरे गांव में क्राफ्ट्समैन जो तारा मिस्त्री थे, उनके साथ में रहा। तो उनका एक तरीका था बहुत खूबसूरत कथा करके पेंटिंग सिखाने का, और मैं अच्छा खासा सीख लेता था। तो मैं उनसे बहुत सीखा मैंने, और इतना खूबसूरती से सीखा हमने कि बहुत उनके साथ मैंने रंग घोटना सीखा, उनके साथ मैंने दीवार पे प्लस्तर करके बड़ी फिर उसको प्रिपरेशन करके उसके साथ जो हमारे लोकल कलर्स होते थे, फॉर एग्जांपल हिरमिची का लाल, पीली मिट्टी, और इस तरीके से नील की डली, और क्या क्या ये सभी कलर्स हम घोल के सब उससे दीवार पे बनाते थे। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था वो सारा, और बड़े नेचुरल कलर्स से हम लोग काम करते थे। तो उनका तरीका था, वो कहते थे कि भी अच्छा भाई कुकू तू ऐसे कर, हुण बना दे पत्ते, बना दे तू, इत्थे लगा दे डोडी, इत्थे लगा दे फुੱਲ, इत्थे बना दे कुत्ता, इत्थे बना दे कपत्ता, इत्थे बना दे परी, इत्थे बना दे बंदा, इत्थे बना दे औरत, इत्थे बना दे खरबूजा, इत्थे बना दे तरबूजा, आ भाई तू चक्की चल। तो हम लोग ऐसे ऐसे ड्राइंग करते रहते थे बोल बोल के। सो आज भी जब मैं पेंट करता हूँ तो वो वाली बात मेरे बहुत काम आई है। जैसे कि मैं आज भी क्या करता हूँ कि मैं अपनी पेंटिंग बोल के करता हूँ, अच्छा भी इतने होने कर दे, अच्छा भी होने थे कर दे, अच्छा भी होने थे झंडियाँ लगा दे, अच्छा भी इतने होने पहाड़ बना दे। तो इट्स लाइक टॉकिंग टू ए पेंटिंग, इट्स लाइक टॉकिंग, इट्स लाइक eating, it's like walking on inside the work, art work। टेक्निकली तो सीखा ही हुआ है, बहुत सीखा है। मैं अक्सर कहता हूँ कि टेक्निकली तुम रज के सीखो, इतना सीखो, इतना सीखो कि तुम्हें ड्रॉ करने में, रंग डालने में, इसमें ना कोई प्रॉब्लम आए। उसके बाद फिर पेंटिंग अपने आप होनी शुरू हो जाती है। फिर आपके अंदर कुछ होना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। आप अपने चित्र के साथ, अपने स्वयं के साथ बात करना चाहते हैं, बायर के साथ नहीं, ना ही गैलरी के साथ, अपने चित्र के साथ, अपने स्वयं के साथ तुमको बात करनी है, बस उतनी सी। फिर मैंने जब वहाँ अपने गुरु से, ये फ्रेस्को वाले गुरु से सीखा, यहाँ तक कि मेरी माँ गाती थी अपनी, जब काम कर रही होती थी वो, अपने एक ड्राइंग भी कर रही है तो उसके साथ साथ गाती थी। वो जब रंग मांगने जाती थी तब भी गाती थी, रंग मांगना कहती थी वो, बाहर जाके पेड़ों से, पौधों से, फूलों से रंग मांगना कहती थी। फिर मेरा गुरु जो फ्रेस्को वाला पेंटर जो है, वो तो कमाल था, उसका जो तरीका था, जो बोल के बात करने का, काम करने का। फिर उसके बाद मैं स्कूल गया, स्कूल में जाके हमें एक टीचर मिले जो बड़े खूबसूरत इंसान था। उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया ये सारे रेडीमेड कलर्स, केमिकल कलर्स और ब्रशेस और व्हाट नॉट, इन सब चीज़ों से हमें इंट्रोड्यूस करवाया। और भी थे एक दो स्टूडेंट्स, तो मैं उनका परमानेंट असिस्टेंट बन गया, क्योंकि वो साइन बोर्ड पेंटर भी थे और मुझे तो ज़रूरत भी थी, पैसे की भी ज़रूरत थी। तो हम लोग गुरुद्वारा में रहते थे, तो पढ़ाई के लिए भी मुश्किल था, तो वो इसलिए मुझे तो ज़रूरत भी थी काम की, तो मैं उसका असिस्टेंट हो लिया। फिर उसके साथ मैंने साइन बोर्ड लिखना शुरू कर दिया। सारे जो हमारा साथ में कस्बा था हमारे गांव के पास, रायकोट, बस रायकोट नाम का, उसमें सभी लोगों के साइन बोर्ड लिखने में हम लोगों को कॉल किया जाता था। किसी ने स्कूटर लिया तो उसका नंबर लिखना है,
किसी के घर का नंबर लिखना है, किसी की दुकान का लिखना है, किसी का कुछ करना है, यहाँ तक कि पोर्ट्रेचर करना है। फिर मैंने पोर्ट्रेचर भी करता था, छोटा छोटा पोर्ट्रेचर करता था। एंड बिलीव मी, आई वॉज पेंटिंग लाइक अ क्लासिकल मास्टर एट दैट टाइम ना। मैं कभी अगर आपको मौका लगेगा तो मैं आपको वो ज़रूर अपने वो वाले काम दिखाऊंगा, और मेरी वेबसाइट पे भी तैयार हो रहे हैं, उसमें मैं डालूंगा अपने जो उस वक्त के काम हैं। मेरे पास हैं कुछ, मैंने अक्वायर किए हैं अपने ही गांव से जाके, मैंने अपने काम अक्वायर किए हैं कुछ एक। तो वो बहुत ही मेरे गुरुद्वारे में काम है, कई लोगों के पास मेरे काम है, तो वो मैंने कलेक्ट किया। उसके बाद हम लोग कुछ जो थे, क्योंकि मास्टर जी के साथ बड़े सारे कवि उस वक्त के जो कॉन्टेम्प्रेरी कवि थे, जिनमें सुखबीर था एक, गाशो, सी मारकंडा, पंजाब के बहुत इम्पोर्टेंट लोग थे। और पापा जी थे हमारे जो गुरशरण जी, जो थिएटर करते थे, वो भी हमारे गांव आते थे, बस रायकोट आते थे। तो उनके साथ मेरा कम्युनिज्म का एक मुझे हुआ, तो वहाँ की हमने एजुकेशन वो शुरू हो गई। एक हमारे थे गांव के जो कॉमरेड थे, प्यारी जी, प्यारी उसका नाम था, कॉमरेड प्यारी, तो उन्होंने वो किताबें ला के दे देते थे हमको, हम लोग वहाँ पढ़ते थे, चुबारे में पढ़ी रहती थी। उसमें कार्ल मार्क्स, एंजल, देन गॉर्की, शोलोखोव, सो एंड सो फोर्थ। कोई ऐसा राइटर नहीं था रशियन जो हमने वहाँ पर नहीं पढ़ा होगा। तो हेलो, रेट तो बहुत अच्छा करता है, तेरी लिखाई भी अच्छी है, कैलीग्राफी भी अच्छी है, सब ठीक है, पर तुम ऐसा करो कि शोभा सिंह जी से सीख के आओ अच्छा सा पोर्ट्रेचर करना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं फिर शोभा सिंह जी के पास निकल गया एक बार। एक कोई चौकीदार था हमारे उसी एरिया में जो वहाँ अंधरेटा का था, तो उसके साथ मैं अंधरेटा पहुँच गया। अंधरेटा पहुंचा तो शोभा सिंह जी को रिक्वेस्ट किया, अपना कुछ काम दिखाया, तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी माई वर्क, ही वॉज सो काइंड। तो उनके साथ रहने लगा, 6 महीने लगभग उनके साथ रहा। फिर मैंने बहुत सीखा उनके साथ, बहुत प्यार से सीखा। उनके स्टूडियो में मैं उनके पीछे खड़ा रहता था, सुबह चाय पिलाने से लेके उनकी हर तरह की सेवा करनी, रात को सुलाने तक, और सुबह इवन पाठ करके सुनाना। और फिर मैं उनके पीछे रहता था, सारा सारा दिन उनको काम करते देखा। उनके साथ ऑयल कलर की जो टेक्निक्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक्स हैं, वो मैंने उनसे सीखी। तो वहाँ मुझे एक तिब्बतन मॉन्क्स मिल गए, और जो शोभा सिंह जी को इनवाइट करने आए थे थांका पेंटिंग देखने के लिए, तो मुझे भी शोभा सिंह जी साथ में ले गए कि चलो कार में, सिंघा तू भी बैठ जा। तो मैं उनके लिए चाय की बोतल भर के और उनके साथ फिर वहाँ देखने चला गया। थांका पेंटिंग देखने गए, जो 1500 साल पुरानी पेंटिंग्स, थांका पेंटिंग्स देखी हम लोगों ने, उन्होंने निकाली। जब मैंने पहली बार बुद्ध को देखा, वो स्माइल कर रहा था, बड़ा खूबसूरत सा जाना पहली बार। उससे पहले बाबा नानक को जानते थे, बाबा नानक की बानी गाते थे, बाबा नानक के गीत गाते थे। वो तो खूबसूरती हमारे घर में ही थी। हमारे पिता हर रोज सुबह 4 बजे लगभग सुखमनी साहिब शुरू कर लेते थे, फिर आशा दीवार के साथ ख़त्म करते थे, जो मैं भी गाता था साथ में, मेरी माता भी गाती थी। पर बुद्ध को जब देखा मॉनेस्ट्री में, तो मुझे लगा कि वाह वाह क्या बात है।
और उसकी जो आंखें, झुकी हुई आंखें, उसका शांत चेहरा, सुनहरी, लगा जैसे वो पूछ रहा हो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या तुम मुझे जानते हो। मुझे लगा हाँ मैं जानता हूँ इसको। फिर कहा नहीं, हाँ जानता हूँ पर नहीं जानता हूँ। मुझे इतना प्यारा लगा बुद्ध, मैंने सोचा यही मेरा स्थान है। और फिर मैं कभी वापस नहीं आया। मैंने वहाँ के लामा को रिक्वेस्ट किया कि मुझे यहाँ रहना है आपके पास। सोबा सिंह जी भी ढूंढते रहे मुझे काफ़ी शाम तक, रात तक, परंतु मैं उनको नहीं मिला कहीं। मैं रुक गया वहीं पर, मैं खो गया वहीं पर। और दूसरे दिन गुरुजी को, जो सांगे जी शिडौर जी हमारे गुरुजी थे, जो थांका पेंटिंग करते थे, उनको जाकर रिक्वेस्ट किया कि हे बाबा मुझे तुम्हारे से सीखना है, ये मुझे तुम्हारे से, मुझे बुद्ध के पास रहना है। तो बुद्ध के पास रह गए, वहाँ एक्सेप्ट हुए। धन्यवाद। पता नहीं वो क्या कर्म था पिछले जन्मों का, क्या था, कुछ पता नहीं है इस बात का, परंतु मैं स्वीकार हुआ। धन्यवाद मेरे गुरु का। वहाँ सीखा 6 साल लगातार वेजिटेबल डाइस, स्वरों की सिंक्रोनाइजेशन नेचर के साथ, बुद्धिस्ट चैंटिंग्स, मेडिटेशंस, और वैसा ही जीवन 6 साल लगातार मॉनेस्ट्री के अंदर, नमग्याल मॉनेस्ट्री धर्मशाला में रहा। फिर वहाँ से मैं घूमता रहा सारे संसार में। कोई ऐसा चांस हुआ कि मैं स्वीडन चला गया, स्वीडन से किसी और कई जगह घूमता फिरता रहा, वापस आ गया स्वीडन से भी, और चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट ज्वाइन किया, वहाँ भी सीखा। परंतु चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट मेरे लिए एक बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस था। ये कुछ और तरह के लोग थे, ये कुछ और तरह के कलाकार थे, ये कुछ और तरह की बातें करते थे, ये भाषा भी उनकी और तरह की थी। मैं तो नहीं जानता था ऐसा कुछ भी बोलना, न समझना न जानना। कभी कभी कोई लोग कहते थे हाँ हाँ तू मॉडर्न आर्ट सीख जाएगा किसी न किसी दिन, तू अभी तक तो तेरे समझ में नहीं आएगी, पर तू कभी ना कभी तेरे में है बात, तो समझ जाएगा मॉडर्न आर्ट। तो मैं पूछता था मॉडर्न आर्ट होती क्या है। तो मुझे अब भी कोई पूछता है, मैं कहता हूँ मुझे तो अभी भी नहीं पता चला मॉडर्न आर्ट क्या है, ये कौन सी आर्ट क्या है, मुझे कुछ नहीं पता चला अभी तक। मुझे नहीं पता चला पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, मुझे नहीं पता ये कॉन्टेम्परेरी आर्ट क्या है, मुझे नहीं पता ये मॉडर्न आर्ट क्या है, मुझे नहीं पता ये रियलिज्म क्या होता है, नहीं पता है मुझे। जानता हूँ कि मुझे नहीं जानता हूँ मैं, नहीं पता है मुझे, ना ही मुझे जानना है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे अपने साथ बात कैसे करनी है, स्वयं के साथ। मैं अपने साथ बात करता हूँ, अपनी खुशी में गीत गाता हूँ, अपने तरह का रंग लगाता हूँ, अपने रंग बनाता हूँ। आज लगभग 600 वेजिटेबल डाइस मेरी डिस्कवरी है, उसके सोर्सेस। मुझे रंग बनाने में आनंद आता है, मुझे कैनवस पे रंग फैलाने में आनंद आता है, मुझे कुछ लिखने में आनंद आता है, मुझे गीत गाने में आनंद आता है, मुझे चित्र बनाने में नहीं आनंद आता, चित्र देखने में, अपना ही चित्र बनता देखने में मुझे आनंद आता है। मैं नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं उस हिस्ट्री की लाइन में आना कि किसने क्या किया किसने नहीं किया, मुझे नहीं पता है। परंतु ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता है। यस, if you want to talk intellectually with me, I can. Yes, of course, I can talk about all the isms. But it's nothing to do with me. Nothing to do with me. मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे आनंद कहाँ आ रहा है, मेरे रंग मुझे क्या कहते हैं। और अक्सर मैं कहता हूँ मैं तो नहीं उतना अच्छा, परंतु मेरे रंग बहुत खूबसूरत हैं।
अनु ने शुरू में कहा कि तुमने कहा था भैया मैंने पेंटिंग बंद कर दी है। हाँ हाँ, कर्ता का भाव नहीं है, कंप्लीटली नहीं है। मैं भी अपने चित्र वैसे ही देखता हूं जैसे तुम मेरे चित्र देखते हो सब लोग। अगर तुमको मेरा चित्र पसंद आ जाता है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद, आपकी बड़ी मेहरबानी। और मैं अक्सर कहता हूँ कि यार इन्जॉयमेंट तो मैं करता हूँ, लोग मुझे पेमेंट कर जाते हैं और बड़ी वाह वाह करते हैं। अरे भाई मेरी वाह वाह थोड़ा करनी है तुम लोगों ने, मैंने नहीं किया, मैंने भी तुम्हारी तरह देखा है होता हुआ। यस, मेरे चित्र बड़े खूबसूरत हैं, मेरे रंग बड़े खूबसूरत हैं, मैंने तो नहीं किए, इसलिए मैं तुम्हारी कोई तारीफ लेने को तैयार नहीं हूँ। हाँ, कभी कभी कई लोग कहते हैं क्या है, यू आर नॉट कॉन्टेम्परेरी, दिस दैट, ये क्या है, वो दुनिया तो कुछ और कर रही है, तुम कुछ और कर रहे हो, ये तो कुछ और है। मैं कहता हूँ ठीक है, अगर मेरे चित्र अच्छे नहीं है तो मैंने तो किए ही नहीं है, तो क्या कर तो जब मैंने किए ही नहीं, मैं तो तुम्हारी तरह मेरे अपने चित्र देख रहा हूँ होते हुए। हाँ, परंतु मैं बात बहुत करता हूँ अपने चित्रों के साथ, बड़ी कथा करता हूँ एक एक कैरेक्टर के साथ। अभी पिछले दिनों में 225 कैरेक्टर करने शुरू किए, 225 कैरेक्टर किए। 225 क्यों? क्योंकि वो निकले ही उतने अभी तक, और अभी ऐड हो रहे हैं नए वाले ऐड होने में, मुझे जानने में, अंडरस्टैंड करने में, अपने अंदर आने में मुझे टाइम लग जाता है, थोड़ा सा स्लो ना तो अभी मेरी पत्नी पिछले दिनों में बोली, बड़ी प्यारी सी दिवांगी मेरी वाइफ, शी इज सच ए ब्यूटीफुल पर्सन, शी गेव मी अ लाइफ, ए न्यू लाइफ, यू नो। जब मेरी बेटी आई, मेरी बेटी गौरजा, शी इज अ सिंगर, बहुत अच्छा गाती है। मेरी वाइफ शी इज अ पेंटर, बहुत अच्छा पेंट करती है, परंतु वो बोलती है कि जब तुम पेंट कर रहे हो तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आई एम ओके। सो वो मुझे अक्सर कहती थी कि तुम मेरा जिक्र क्यों नहीं करता है। मैंने कहा तुम्हारा अभी, तुम मेरी कथा नहीं बनी हो क्योंकि जिस दिन कोई मेरी कथा बन जाता है उस दिन फिर वो, उससे मेरा एक खास तरह का साइकिकल डिस्टेंस होता है। जब तक मैं प्रेम में हूं तो मैं उसकी कथा नहीं कर सकता इसलिए सिर्फ 225 कथाएं हुई, जिनमें कैरेक्टर्स हैं, कोई किताब है, कोई पेंटिंग है, कोई आदमी है, कोई औरत है, कोई पेड़ हैं, कोई पत्ते हैं, कोई आकाश है, कोई बादल है, कोई नदी है, कोई झरना है, बहुत कुछ है, कुछ आवाज़ें हैं बड़ी खूबसूरत, उनका जिक्र मैंने किया पिछले दिनों में। 225 पेंटिंग्स, 225 कहानियाँ, बड़ा आनंद आया उनकी एक एक की कथा करने में, बड़ा आनंद आया। उनके साथ बातचीत करी, पेंट करते वक्त बातचीत की, दोबारा से बातचीत करी, बहुत आनंद आया। मेरा 3 तरीके का काम करने का तरीका है, 3 तरह से मैं काम करता हूँ दिन में। पहला, क्योंकि मुझे अचानक अभी कुछ पिछले सालों से लगने लगा कि मैं तो कथाकार हूँ ज़्यादा, मैं कथा करने की मुझे बड़ी इच्छा होती है, मैं कथाकार हूँ असल में, मुझे ऐसा लगा, तो मैंने कथा करनी शुरू कर दी। मैंने सवेरे आते ही अपने स्टूडियो में पहले कथा करता हूँ। जैसे मैं अपनी बेटी के साथ जाता था स्कूल छोड़ने उसको, तो रास्ते में कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती थी। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि एक बार 2 बच्चे, एक छोटा बच्चा पीछे बैठा था, एक बड़ा बच्चा साइकिल चला रहा था, बस्ता उनके पीछे बंधा हुआ था, स्कूल जा रहे थे दोनों, और मेरी बेटी मेरे साथ एक बड़ी एसयूवी में, बड़ी कॉन्टेम्परेरी एसयूवी, द वेरी लग्जरियस कार, उसमें बैठी मेरे साथ उसको स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। आई वॉज ड्राइविंग। शी सेड, इनको हाईवे पे डर नहीं लगता, इन बच्चों को साइकिल चला के जा रहे हैं। तो मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा गौरजा उसका नाम है मेरी बेटी, कि गौरजा, गरीब बच्चों को डर नहीं लगता है ये सिर्फ अमीरों के बच्चों को डर लगता है, कार में बैठे हुए भी डर लगता है।
पर ये गरीब के बच्चों का, कहती पर हाउ यू नो। अब मैं उसको कैसे बताऊं कि जब हमने पहली बार साइकिल खरीदा था, व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, बड़ी मुश्किल से पिताजी ने एक साइकिल खरीदा था, बड़ी मुश्किल से, वो भी कुछ उधार दूर पकड़ के, वो वापस देना था। और उसमें मैं अपने छोटे भाई को पीछे बैठा के लेके जाता था स्कूल, और शाम को आते वक्त मैंने कहा पैसे पूरे करने हैं, तो हम लोग उस पर बर्फ़ की कुल्फियाँ जो होती हैं ना, लाल पीले हरे रंग की, वो लाद लाते थे और पिताजी फिर वहाँ रख देते थे, तो सेल हो जाती थी, तो हमारा 1-2 रुपया बच जाता था दिन में, तो उससे हमने साइकिल का पैसा पूरा किया। तो इस कहानी को जब मैंने लिखा आके, उस कहानी को पेंट भी किया, उस कहानी को ड्रॉ किया। सबसे पहले तो मेरे पास बड़े बड़े चाइनीज़ ब्रशेस हैं, जिनको मैं एक बार एक ब्रश में लगभग 1.5 लीटर इंक आ जाती है, भर जाती है, जो मेरी अपनी बनाई हुई इंक होती है। उसके साथ फर्श पे फैला के पेपर को, उसके ऊपर चलते हुए ड्राइंग जब करी, बड़ा आनंद आया। उस कथा को पेंट किया, वहाँ से मेरी कथा शुरू हो गई। कथाएं तो बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती। अभी मैं आई कैन टेल यू 100,000 स्टोरीज एनीवे, परंतु अभी समय नहीं है हमारे पास उतना शायद। तो कथाएं तो फिर कभी, जब आप फिर कहोगे कभी इनवाइट करना, कथाएं तो फिर एक एक पेंटिंग के ऊपर सुना दूँ। फिर मैं कथा करता हूँ सुबह सुबह। उसके बाद दूसरा होता है, मैं प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, आज कोई ऐसा खूबसूरत दिखाना चेहरा, प्यारा सा चेहरा, ऐसा खूबसूरत कोई जो मेरे जीवन में खुशी भर दे और दूसरों के जीवन में भी खुशी भर दे। मेरे चित्रकार होने का एक आनंद हो सबको, मुझे भी और दूसरों को भी, मेरी कथा का भी, मेरे इसका भी कुछ आनंद तो आए ना किसी को। फिर मेरे पे बड़ी कृपा होती है और बड़ी खूबसूरत चीज़ें दिखाई देती हैं, बड़े सारे रंग दिखाई देते हैं, बहुत खूबसूरत चीज़ें दिखाई देती हैं। कभी कोई बुद्ध आके खड़ा हो जाता है, कभी कोई कबीर खड़ा हो जाता है, कभी कोई नानक आ जाता है, कभी कोई सुंदर सी मडोना आके खड़ी हो जाती है, कभी कोई मेरा बच्चा आके खड़ा हो जाता है, कभी कोई फ्रूट से भरी हुई बस पूरा कैनवस आ जाता है, कभी गोल्ड बिखर जाता है, तो कभी डाइज दुनिया भर की अपनी अपनी कथा लेके आती हैं, उसके साथ दुनिया भर के गीत लेके आती हैं। फिर मैं गाता हूँ गीत, बड़ा आनंद आता है। सारा दिन स्टूडियो में यही चलता है, सारा दिन शाम तक। दुखों से हमारा पुराना नाता होता है, बड़ा पुराना नाता होता है, परंतु मेरा नाता कब का छिड़ गया। मेरे थैंक्स टू माई पेंटिंग्स, थैंक्स टू माई सॉन्ग्स, थैंक्स टू द पीपल, थैंक्स टू माई गुरुज, थैंक्स टू यू ऑल माई फ्रेंड्स, वो नाता तो गया। अब हमारा कोई नाता नहीं है दुख से। दुख से पुराना नाता होता है बंदे का, अंदर कुछ होता है ऐसा। बहुत कुछ तुम छोड़ चुके होते हो, बड़ा कुछ छोड़ के आए होते हो, बड़ा कुछ छोड़ के प्राप्त किया होता है, परंतु जो प्राप्त किया है वो तो कमाल है ना, वो तो महा आनंद है ना। फिर तो क्यों ना मैं अपने महा आनंद की बात करूं। मैं तो अपने महा आनंद की बात करता हूं। तीसरा तरीका मेरा है कि मैं किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर फिर 6-6, 7-7 साल काम करता हूँ इकट्ठा। इट्स लाइक रिसर्च वर्क, इट्स लाइक राइटिंग अ बुक, इट्स लाइक राइटिंग अ रिसर्च वर्क। मैं पहले उसके ऊपर लिखता हूँ, फिर उसके ऊपर ड्राइंग्स करता हूँ, फिर उसके साथ स्कल्पचर्स करता हूँ, फिर उसके ऊपर ड्राइंग्स करता हूँ, फिर उसके साथ स्कल्पचर्स। प्लीज यस। जो तीसरा तरीका है मेरा वो ये है कि मैं रिसर्च वर्क की तरह हॉलिस्टिक लेवल पे काम करता हूँ और 7-7 साल 8-8 साल एक ही सब्जेक्ट पे काम करता हूँ। अभी तक मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर चुका हूँ, परंतु रिसेंटली मैं अभी गंगा के ऊपर काम कर रहा हूँ। और गंगा मैंने 3 बार ट्रैवल किया, फ्रॉम द वेरी सोर्स टिल द एंड।
3 बार 2600 किलोमीटर का वो सफ़र है एक बार, अगर शुरू से लेके आखिर तक किया जाए, फ्रॉम वासुकी ताल टिल गंगा सागर, तो 3 बार कितना हो गया? काफ़ी हो गया, जिसमें पैदल बहुत हिस्सा है, फिर देन नाव में है और कारों में है, देन मैनी अदर वेज टू ट्रैवल, और एक एक विलेज में जाना, गंगा के किनारे जाना। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा मेरा। पिछले 2012 में शुरू किया था, 2012 में मैंने शुरू किया था। शुरू क्यों किया, मेरे पे सवाल करते हैं अक्सर लोग। कई लोग कहते हैं कि शायद तुम शायद गवर्नमेंट को खुश करना चाहते हो क्योंकि वो गंगा के ऊपर काम कर रहे हैं। नो मैन, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैंने शुरू में ही कहा है कि मैं अपने चित्र अपने लिए, स्वयं के लिए करता हूँ, अपने लिए करता हूँ, अपने आनंद के लिए करता हूँ। अपना आनंद है मेरा, ना कोई इज़्म है, ना कोई किसी भी तरीके का मेरे ऊपर प्रभाव है, किसी भी तरीके का। मेरा अपना तरीका है, अपने ढंग से काम करता हूँ। हाँ, मेरे पे अगर प्रभाव है तो मेरे गांव के मिस्त्री का हो सकता है, मेरी माता का हो सकता है, मेरे गांव की छोटे से गांव का हो सकता है, परंतु मैं कोई बहुत उस तरीके से नहीं। मैं गंगा क्यों गया करने के लिए, मेरे पे अक्सर सवाल होते हैं। गांव में मैंने सुनी थी कथा, बाबा नानक गए हरिद्वारे गंगा किनारे, वहां जाकर देखा कि पंडे पानी चढ़ा रहे हैं सूर्य को, और एक मेडिटेशन कर रहे हैं ओम के स्वर के साथ। गंगा के बीच में खड़े हुए पानी को ऊपर लेके जाते हैं और सूर्य को चढ़ाते हैं, और फिर दोबारा वही एक्ट करते हैं। बाबा उल्टी दिशा में खड़े होके पानी लगे छिटकाने। बोले पंडे, बाबा बावले क्या करते हो? इधर कहाँ पानी चढ़ाते हो? उल्टी दिशा में सूर्य की तरफ होके पानी चढ़ाओ, सूर्य की तरफ तो पीठ करके खड़े हो तुम। बाबा बोले, पंडे तुम क्या करते हो? तुम किसको चढ़ाते पानी? बोले, हम तो सूर्य को चढ़ाते। अच्छा, तो मैं अपने गांव में जो मेरे खेत हैं वहां पर राय भोई की तलवंडी, ननकाना, वहां पर मैं तो पानी, मेरे खेत है, मैं वहां पानी डाल रहा हूँ। बोले, वो हंसने लगे पंडे, बोले बाबा बावले तेरा पानी वहां पहुंचेगा कैसे? बोले ठीक है, अगर तुम्हारा पानी सूर्य को जा सकता है तो मेरा पानी वहां नहीं पहुंचता, ये तो फिर धरती पे है। तुम क्यों ऐसा करते हो? पंडे बोले कि हम नहीं जानते हैं, तुम ही बताओ बाबा। तुम नहीं बावले, तुम जरूर कुछ कहना चाहते हो, तुम ही बताओ। तो बोले बाबा, पंडे अगर पानी गंगा शुद्ध है यहाँ, ये तुम्हारा शरीर पानी का शरीर, अगर पानी शुद्ध है जहाँ तो तुम्हारा कर्म शुभ है, अगर तुम्हारा कर्म शुभ है तो तुम्हारा धर्म शुद्ध है, अगर तुम्हारा धर्म शुद्ध है तो ये जगत सुख सागर होगा। पंडे बोले, वाह बाबा कितनी खूबसूरत बात है। बोले, तुम्हारे पितरों को भी पानी पहुंचेगा जब तुम ऐसे ऊपर लेके जाते हो, क्योंकि ये पानी का शरीर है। नाभि के स्थान से उठाकर जब पानी को हम ऊपर लेके जाते हैं तो वो सहस्रार की तरफ जाता है, हमारे अपने ही सर्कल में ऊपर को जाता है। हमारे जो 7 चक्र हैं उसके अंदर उसका भ्रमण होता है, उस रोशनी का, उस सूर्य का, उस खूबसूरती का, उस अवेयरनेस का। हे पंडे, इस गंगा को शुभ रखो। जब मैंने ये कथा सुनी थी अपने गांव में तो मैंने माँ से पूछा, माँ ये गंगा कहाँ बहती है? बोली मेरी माँ, वो तो बड़ी दूर है, वो तो बहुत दूर है, पर तू जदों कदी जावे ना तो मैनू भी जरूर दसना।
फिर मैं बड़ी कोशिश करता रहा, और एक दिन लामा जी बोले कि हम तो वहाँ जा रहे हैं हरिद्वार। तो मैंने कहा जी मैं तो ज़रूर जाऊँगा आपके साथ। पहली बार जब मैं गया था, मैं 16 साल का था, लामा जी के साथ हरिद्वार पहुंचा था। हरिद्वार जब मैं पहुंचा तो मैं बाबा की उस स्थान को ढूंढते रहा कि बाबा जिस जगह बैठे थे उस स्थान पे मुझे जाना है। मैं फिर उस जगह को ढूंढ लिया। वो हर की पौड़ी पे एक छोटा सा जगह है, लगभग 10 बाई 8 फुट का एक कमरा है आज भी, जिसको नानकवाड़ा कहते हैं। आप भी कभी जाएं हरिद्वार तो नानकवाड़ा जाइए। आज भी 200-250 साल से वहां पर लंगर चल रहा है, बिना ये जाने कि कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन क्या कौन नहीं, कोई लुटेरा के कोई डाकू के, कोई अच्छा के कोई बुरा के, कोई पंडित कोई ज्ञानी, वहाँ पर जाके सब लोग अपना लंगर छकते हैं। और वो आज भी जो वहाँ पर एक औरत बैठी है, उस अपने बच्चे को लेके, बेटा है उसका, वो जो अखंड पाठ, अंदर गुरु ग्रंथ साहिब है और अखंड पाठ चलता रहता है वहाँ पर, और उधर लंगर बनता रहता है। वहाँ से मेरी गंगा शुरू हुई जब मैं लामा जी के साथ पहली बार गया। फिर वहाँ हमने उस वक्त भोजपत्र पे स्केचेस किए। हम उल्टी साइड से गए थे, बद्रीनाथ वाली साइड से गए। बद्रीनाथ वाली साइड से होते हुए ऊपर से वासुकी ताल से गौमुख में जो 13 नदियाँ आती हैं उसमें, फिर वहाँ से चलते हुए गंगोत्री पहुँचे थे, और गंगोत्री पहुँचने के बाद फिर हम हरिद्वार फिर वापस आए थे, जिसमें देवप्रयाग, टिहरी, देवप्रयाग और ऋषिकेश से फिर वहाँ पहुँचे थे। उसके फिर कई सालों बाद 2012 में मैं फिर गया एक बार। 2015 में फिर मैं अपने बच्चे और अपनी पत्नी और कुछ दोस्तों के साथ और अपने असिस्टेंट्स के साथ और अपने कैमरामैन पूरी टीम के साथ हम लोग वहाँ से शूट करते हुए ऊपर से आए, और फिर सारा दोबारा से शूट किया, ड्राइंग्स करी, और इस तरीके से मैंने अब 400 पेज की किताब लिखी है, जो ट्रैवलॉग कंप्लीट किया, जो हाथ से लिखा है मैंने सारा। अभी एक बाइंड करके किताब को हाथ से लिखा है, उसके अंदर हर पेज पे ड्राइंग्स करी हैं, और इस तरीके से मैंने उसको पूरा किया। और लगभग 60 आर्ट वर्क्स, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स का तो कोई हिसाब नहीं है, ड्राइंग्स तो मोर देन 1000 ड्राइंग्स होंगी, जो ज़्यादा ही होंगी। और मेरे फिनांसर को मुझे 500 ड्राइंग्स देनी है, और 2600 इंचेस आर्ट वर्क देना है, और फिर स्कल्पचर्स हैं बहुत सारे मैं करना। तो मैं अपना स्टूडियो दिखाता हूँ और कुछ वर्क दिखाता हूँ आपको। ये लो तुम, ठीक है? हाँ जी, चलो तुम ये दिखाओ सारा। ये मैं काम कर रहा हूँ गंगा के ऊपर इस वक्त। तो ये गंगा सीरीज़ पे काम चल रहा है मेरा। और इधर जैसे ये है ये कावड़िया, ये जो कावड़ियाज होते हैं आप देख रहे हो पेंटिंग्स, तो मैं ये कावड़ियाज के ऊपर एक पेंटिंग कर रहा हूँ। इनकी एक कथा है अपनी कावड़ियाज की। वैसे तो ये बड़ी तगड़ी न्यूसेंस बने हुए हैं, परंतु इनकी एक बहुत ही खूबसूरत कथा है कावड़िया की। ये असल में जो शंकराचार्य जी थे, उन्होंने सबसे पहले उनको शुरू किया था ताकि गंगा वाटर जो है वो हर जगह पहुँचे। ओके, मैं दूसरा साइड का कैमरा भी इस्तेमाल करता हूँ। तो जी, अब ठीक है? हाँ, ये, हाँ तुम इसको जरा करो, हाँ ठीक है। हाँ, तो तुम मेरे ये जो कावड़िया वाली पेंटिंग दिखाओ। हाँ, ये कावड़ियाज जो हैं, ये जो है ये दरअसल शंकराचार्य जी ने शुरू किए थे इनका, ताकि गंगा का पानी जो है, जो शुद्ध पानी है, वो हर जगह पहुँचे। इसकी गंगा वाटर की जो गौमुख से लेके यहाँ हरिद्वार तक जो पानी बहता था, उसकी एक खूबसूरती ये थी
कि इधर भी दिखा दें कि ये जो पानी है वो इतना पवित्र पानी होता था और इसमें इतनी मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं कि जब बच्चा पैदा होता था तो मदर से अलग करते वक्त जब उसकी एम्बिलिकल कॉर्ड को अलग करते हैं तो उसको अगर वॉश कर दिया जाए गंगा पानी से तो वो कभी भी मदर को तकलीफ़ नहीं होती और वो कभी भी उसको टेम्परेचर नहीं होता है, उसको इन्फेक्शंस नहीं होती हैं। और कई तरह की चीज़ें थी इसके साथ जुड़ी हुई, धार्मिक लेवल पे भी चीज़ें जुड़ी हुई थी, साइंटिफिक लेवल पे भी, यहाँ तक कि अचार में या कुछ एक खाने में जो रखना होता था काफ़ी समय के लिए, उसमें अगर गंगा पानी डाल दिया जाए तो वो ठीक रहता था, उसकी एक शेल्फ लाइफ बढ़ जाती थी। तो इसलिए ये कावड़ियों को शुरू किया था शंकराचार्य जी ने कि आप पानी जो है हर मंदिर तक और शिवालय तक पहुँचाओ। और उसमें एक जो आगे का घड़ा होता था उसमें शुद्ध पानी, और जो पीछे का घड़ा होता था उसके अंदर, उसके जो पीछे का घड़ा होता था उसके अंदर वो वहाँ गंगा से गंदगी उठाते थे जो भी बह रही होती थी और आके अपने गांव के बाहर उसको दबा देते थे। आज भी अगर इस तरीके से इस फोर्स को, इस ताकत को यूज़ किया जाए तो गंगा एक बारी में साफ हो सकती है, उसमें कुछ पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन लोगों को ये सही बात बता देने की ज़रूरत है कि तुमको गंगा साफ करनी है। और मैंने गंगा पे जब काम कर रहा था तो गंगा की सफाई के ऊपर मैंने बहुत सारा अब लिखा है, तो उसका मैं अभी थोड़े समय बाद शेयर करूँगा। और एक एग्जीबिशन मेरी बहुत बड़े लेवल पे बाहर यूरोप में भी होने वाली है, अमेरिका में भी और इंडिया में भी। अभी सितंबर में होना था, परंतु बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 थिंग उसने हमारा काफ़ी डिले हो गया है। बट इट्स गुड टू बी इनसाइड द हाउस, इट्स वेरी गुड फॉर मी एट लीस्ट, सो आई एम वेरी हैप्पी। तो ये जो है ये काम मैंने आज शुरू किया था सवेरे सवेरे। ये काम मैंने आज सुबह सुबह शुरू किया था, जिसमें एक पता नहीं कैसे आ गया, ये कोई जैसे कोई बर्ड को लेके कोई बैठे हुए हैं, तो बड़ा खूबसूरत लग रही है। ये कौन है मडोना, कौन है प्रेम से भरी हुई कोई इंसान, मुझे बहुत खूबसूरत लगी। तो ये अब इसके ऊपर मैं रंग डालूँगा, है ना। ये है मेरे रंग स्टूडियो में। ये रंग जो है ये सारे मिनरल्स पिगमेंट्स हैं, मिनरल पिगमेंट्स हैं ये सारे के सारे। ये दुनिया भर से मेरे पास आए हैं, ये लगभग 127 किस्म के मिनरल पिगमेंट्स हैं। ये सेमी प्रेशियस, प्रेशियस और अर्थ कलर्स हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। इनकी हर रंग की कोई ना कोई कथा है, कौन सा रंग कहाँ से आया, कैसे आया, उसकी क्या कथा है। जैसे कुछ एक रंग टर्की से आए हैं, कुछ एक काबुल से आए हैं, अफ़गानिस्तान से, कुछ रंग दोलाबला फ्रॉम स्वीडन, देन नॉर्वे, फ्रॉम इवन मलागा, द प्लेस वेयर पिकासो गॉट बर्थ। His village was full of mineral colors, you know. In Malaga there are lots of factories, they produce blue colors, all kind of blue colors. So that's why Picasso's blue period, because he used to cross all those industry where they were grinding colors from minerals, from precious and semi-precious minerals like cerulean, like turquoise and Persian blue, the real Persian blue. We are not getting real Persian blue in tubes. We are getting hue लिखा होता है, आप ध्यान से देखिए कभी भी। All artist friends please, you must see, हर ट्यूब के ऊपर लिखा होता है Persian blue hue। वो एक्चुअल नहीं होती है, वो केमिकल इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स है, इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स है। ये मेरे पास सारे ऑर्गेनिक पिगमेंट्स हैं और इनकी मैं एक एक की कथा सुना सकता हूँ। फिर येलोज हैं, बहुत सारे येलोज हैं जो हमारे चाइनीज़ येलो हैं। आई हैव ऑल द स्टोन्स दैट वी ग्राइंड,
देन मेरे मेरे असिस्टेंट्स भी ग्राइंड करते हैं, मैं खुद भी ग्राइंड करता हूँ, उनको हाथ से ग्राइंड करते हैं हम लोग, और मशीनों से भी नहीं करते क्योंकि उससे ह्यू चेंज हो जाती है, उससे डार्क हो जाते हैं। तो हाथ से ये थोड़ा पेंट स्टिकिंग है। मुझे लोग कहते हैं कि इतना क्यों यार, मतलब तू पेंट करना है रंग ले ले मार्केट से, कितना नहीं, ये अपना अपना प्रेम है। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग बाहर से केमिकल कलर लेते हैं, ट्यूब लेते हैं, तो वो कोई अच्छा पेंट नहीं करते, नहीं नहीं, वो दे मस्ट बी वेरी गुड, है ना। परंतु मेरा अपना प्रेम है, क्योंकि मेरे एक एक रंग के साथ हजार हजार कहानियाँ हैं, है? उनकी अपनी कथाएं हैं, वो कहाँ से आई हैं, उनका अपना कल्चर लेके आते हैं। टर्की से आया हुआ रंग अपना कल्चर लेके आता है, वो ब्लू मॉस्क की अजान लेके आता है, वो वहाँ के लोगों को साथ में लाता है, वहाँ के सुंदर आदमी औरत, खाना, वहाँ का लैंडस्केप, कापाडोकिया का लैंडस्केप, वहाँ पर रूमी की कथाएं, रूमी की कहानियाँ, रूमी की कविताएं, रुबाइयाँ, वो सब साथ में लेके आता है वो जब एक रंग आता है। तो ऐसे ही पर्शियन ब्लू है, पर्शियन ब्लू हमारा ईरान से आता है, और ईरानियन स्टोरीज आपको सुनाऊँ तो मैं एक एक पर्शियन ब्लू के पीछे आनंद आता है। फिर हमारे पास मेरे अपने गांव से बनाए हुए रंग है, मैंने अपने गांव के छप्पड़ से रंग बनाए मैंने वहाँ पर, क्योंकि हमारे गांव में जो हमारा एक जिसको हम छप्पड़ कहते हैं, पंजाबी में तो छप्पड़ कहते हैं, तालाब, जो गांव का तालाब होता है, उसमें एक बड़ का पेड़ है, बड़ के पेड़ में एक रेड कलर का फ्रूट आता है जिसको हम गोला कहते हैं। इट्स ए फिग स्पीसीज, है ना, ये फिग की स्पीसी की तरह उसी तरीके की चीज़ है, पर फिग नहीं है ना, इट्स नॉट वेरी टेस्टी। तो वो रेड कलर का होता है, और जब वो उस छप्पड़ में गिरता है और वहाँ की गाय भैंस जब उसके अंदर पेशाब करती हैं, तो उसके साथ मिलके वो एक रेड कलर डेवलप करता है, वहाँ की नीचे की मिट्टी रेड कलर की हो गई है। उसका नाम मैं अभी इकट्ठा करके लेके आता हूँ, तो उसको हम फिर छानते हैं, उसको बनाते हैं रंग को, तो उसको मैंने उसका नाम रखा हुआ है बसिया ब्राउन, क्योंकि वैंडिक ब्राउन जो थे, वैंडिक ब्राउन आपने सुना होगा, तो वैंडाइक नाम का आर्टिस्ट था, जो उनका गांव था वो जहाँ से वन डाइक वॉज द नेम ऑफ द विलेज, वो वहाँ की मिट्टी थी जो उसको वो कलेक्ट करके अपने पिगमेंट्स की तरह इस्तेमाल करते थे। आज भी वहाँ पर एक्चुअल वैन डाइक ब्राउन वहाँ से मिलता है, अगर आप चले जाएं कभी नीदरलैंड जाएं तो वहाँ पर आपको वैन डाइक ब्राउन मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का। तो वो इसी तरीके से मैंने अपने गांव के कुछ एक रंगों का नाम बसियाँ के नाम से रखा है, जैसे बसियाँ खाकी, बसियाँ ब्राउन, बसियाँ हरा, नीम से जो बनता है वो बसियाँ का हरा है, मुझे मेरे गांव का हरा है, वो सैप जो मैं निकालता हूँ वो वाला है। तो मैं वहाँ से रंग क्रिएट करता हूँ अपने, वो मेरे नाम से रंग मैंने अभी क्रिएट करता हूँ। एंड मैनी पेंटर्स माई फ्रेंड्स दे बाय फ्रॉम मी, दे टेक फ्रॉम दिस कलर फ्रॉम मी, and mainly from Sweden, from other places, they come and take this color from me because they like it. So that's how you, not only to create painting, creating painting is just a little thing, you know. पेंटिंग क्रिएट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके पीछे जो आपका एक पूरा पूरा एक्सपीरियंस है, जीवन का एक बड़ा एक्सपीरियंस है। अब एक सिंपल सी बात बताता हूँ, एक मजीठ के रंग की। मेरे पास एक कलर है, जो ये वाला कलर मैं दिखाता हूँ आपको, मैं इसकी कथा सुनाता हूँ आपको थोड़ी सी। ये वाला कलर है, ये वाला, ये वाला रंग है, ये वाला, ये जो रंग है इसको मैं मजीठ कहता हूँ। दिस इज लाइक क्रिम्सन रेड, not exactly crimson red, it's like you can say हमारे उधर पंजाब में तो नाबी बोलते हैं इसको, हम लोग नाबी कलर बोलते हैं इसको। ये एक्चुअली मैरून टाइप ऑफ लिटिल डार्किश मैरून कलर होता है। इसकी कथा बड़ी प्यारी है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई कि हमारे रविदास जी कितने खूबसूरत संत थे, बड़े प्यारे संत थे, जिनका श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी वाणी शामिल है। और बाबा नानक से कोई लगभग 100 साल पहले हो गए थे, बनारस रहते थे।
and he was a cobbler. He was the richest cobbler of that area. वो लोग कलाल थे, उनका परिवार कलाल थे, वो अल्कोहल बनाते थे कई तरह की। तो वो एक जड़ी बूटी होती है, मजीठ नाम की जड़ी बूटी है, हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, बनारस से लेके ऊपर की पहाड़ियों तक सब जगह पे होती है। और उसकी जो जड़ी बूटी को पानी में थोड़ा भिगो के उसको कूट के डाल देते हैं घड़े में, पड़ा रहने देते हैं बड़े बड़े दिनों तक, तो उसमें से एक ये वाला कलर निकलता है, अल्कोहल बन जाती है उसकी। तो एक दिन क्या हुआ कि बाबा रविदास वो उन्होंने वो अल्कोहल चेक करी अपनी, देखना था, उन्होंने चेक किया तो वो गिर गई चमड़े के ऊपर। तो उन्होंने कहा हो चमड़ा खराब हो गया ये तो उन्होंने सारे चमड़े के ऊपर वही वाली कर दी उतने हिस्से पे जिससे जूतियाँ बनानी थी दूसरे दिन। तो उस चमड़े के ऊपर उन्होंने वही वाला कलर कर दिया, सारा का सारा वो जो था लगा दिया। तो सुबह जब आके देखा तो इट वाज सो वेरी ब्यूटीफुल रेड, एंड ही वाज bubbling with joy, and he wrote a poem and he sang a song. जैसो रंग कुसुम्ब का ऐसो एहो संसार, मेरे रमैया रंग मजीठ का, कहे रविदास चमार। और वो उसके ऊपर जब गोल्डन कढ़ाई, गोल्डन तिल्ली की कढ़ाई उस जूती के ऊपर करी बाबा ने, और वो जूती जब वहाँ के सेठ के पास, नगर सेठ के पास गई, उसने जाके राजा को भेंट करी। जब राजा के पास गई तो राजा कहते ये तो ऐसी वाली जूतियाँ, तो ऐसा रंग तो कभी देखा ही नहीं, इतनी खूबसूरत रेड कलर की जूती पहली बार बनी है मेरे देश में, और वो मजीठ का रंग मेरे बाबा का बनाया हुआ, और उसका गीत जैसो रंग कुसुम्ब का ऐसो एहो संसार, मेरे रमैया रंग मजीठ का, कहे रविदास चमार। तो राजा तो बहुत खुश हो गया, सारा नगर खुश हो गया, तो उसकी तो ही बिकेम ए रिचेस्ट कॉबलर ऑफ दैट एरिया। अभी जब मैं पिछले दिनों में वहाँ इटली गया, एक फ्लोरेंस में, तो वहाँ पर एक कॉबलर था जो माइकल एंजेलो के लिए जूती बनाता था, सैंडल बनाता था। मैंने वहाँ देखा छोटे छोटे सैंडल पड़े थे माइकल एंजेलो के स्टूडियो में। तो मैंने पूछा कि ये किसके हैं, किसी बच्चे के हैं? कहते नहीं, ये माइकल एंजेलो के पैर ही इतने छोटे छोटे थे, इतना लंबा था, 6 फुट 5 इंच का बंदा था, परंतु उसके पैर इतने छोटे थे, छोटे बच्चे जैसे। तो मैंने कहा ये बहुत सुंदर बने हुए हैं। बोले कि ये तो अभी भी उस वक्त का एक कॉबलर, अभी भी उसकी दुकान अभी भी यहीं पर है, ये मोड़ पे जहाँ से आप आए हो अभी, तो फ्लोरेंस के उस मोड़ से इस मोड़ तक जहाँ पर उसका स्टूडियो है, वो सब पहली दुकान वही है, आप जाके देखो। तो हम लोग गए, जाके देखा तो क्या कमाल कॉबलर था वो, सारे पुराने जूतियों से लेके हर तरह की चीज़ें रखी हुई थी। और हमारी उनसे मुलाकात हुई, खैर वो तो डिटेल्ड स्टोरी है। तो उनका प्राइस क्या था, 2500 यूरो पर शू, मतलब एक साइज़ का शू 2500 यूरो से शुरू होता है, और 25,000 यूरो तक का प्राइस है उनका, उस कॉबलर का जूतियाँ बनाने का, जो इतना पुराना वो है। हमारे यहाँ तो हमारी क्राफ्ट को किसी तरीके से कोई कदर हुई नहीं, परंतु वहाँ पर फ्लोरेंस में ये बहुत कदर से उस बंदे को देखा जाता है जिसने माइकल एंजेलो के लिए जूतियाँ बनाई थी। तो मेरी उससे मुलाकात हुई, तो हमारी बात बाबा के लिए शुरू हुई, रविदास की बात शुरू हुई। He said, हम तो आर्टिफिशियल रेड लगाते हैं अभी तक, तो वो वाला मजीठ का रंग क्या चीज़ है? Then I made this color for him, and that is the costliest shoe he is selling. इतना मज़ेदार ये, मतलब इन कहानियों की, अगर एक आर्टिस्ट का ये सब तरह का रोल होता है कि आर्टिस्ट किस तरीके से अपना रोल करता है। ये नहीं कि सिर्फ चित्र कर लिया या अपने लिए बड़ा पैसा कमा लिया और बैठ गए। ठीक है, आज हम एक ऐसे समय में रहते हैं जहाँ पर जो महंगा बिक गया बस वही बड़ा कलाकार, दूसरे को देखने को तैयार नहीं था। मैं आज भी हमारी गैलरीज और सबको ये कहने को तैयार हूँ कि अगर हुसैन साहब बिक नहीं रहे होते ना, तो उसकी बात तक नहीं कर रहे होते आज कोई जना भी।
एक जना भी ना कोई आर्ट क्रिटिक बात कर रहा होता, ना गैलरियाँ बात कर रही थी। गैलरियों की प्रॉब्लम है, ठीक है, उन्होंने अपना बिजनेस करना है, उन्होंने वो जो सेल होता है उसका ध्यान देना है, परंतु हमारे कलाकारों को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जो महंगा बिक गया वही बड़ा कलाकार है। नहीं, तुम सब बहुत खूबसूरत काम कर रहे हो तब तक जब तक तुम अपने लिए कर रहे हो। अपनी खूबसूरती तो हमारे हाथ में है, हमको देखनी है, हमारी कथा तो हमारी है ना, हमको देखनी है ना, गैलरी ने थोड़ा देखनी है, ना कोई हमारे बाहर नहीं देखनी है। हम ना तो बाहर की वजह से हैं ना गैलरी की वजह से। फ्रेंड्स, हम लोग अपने लिए हैं, अपने आनंद के लिए, महाआनंद के लिए। तुम अपना महाआनंद में अगर रहते हो तो सारी दुनिया को आनंद आता है। और मैं सदा कहता हूँ मेरे आनंद का सारी दुनिया पे करके रहती है, बहुत आनंद है। थैंक यू वेरी मच। कथाएं तो बहुत हैं, वेजिटेबल डाइस की भी, इसकी सब, ये तो चलती रहेंगी। और अगर आप चाहते हैं तो मैं करता रह सकता हूँ। ये मेरे ब्रशेज़ हैं कुछ एक जो मैं इस्तेमाल करता हूँ जब मैं कथाएं लिखता हूँ, सुबह सुबह ड्राइंग्स करता हूँ उसके लिए। तो बाकी बहुत वो तो स्टूडियो तो फिर चलता रहता है। पेपर की बात करें तो पेपर भी हम अपना पेपर बनवाते हैं, अपने किस्म का पेपर बनवाते हैं। मैं सागानेर जाता हूँ, जाके अपना पेपर बनवाता हूँ। मुझे दूसरा पेपर खरीद के मज़ा नहीं आता है। कैनवस भी मेरे हिसाब से परमेर होते हैं, इंडस्ट्री के पास सीधा जाते हैं, उनको कहते हैं कि इस तरीके का कोटिंग का तो वो अपनी किस्म की कोटिंग करते हैं। सो टेक्निकली तो तुमने सीखा ही है मेरे दोस्त। चलो एक चीज़ आपको सुनाता हूँ बड़ी प्यारी। मेरी मदर रंग मांगने जाती थी एक पेड़ के पास, मैं भी छोटा सा था, झोलियाँ भर के लाते थे हम रंग वहाँ से। गांव से बाहर, खेतों से बाहर, डिब्बों के बीच में जहाँ पर बड़े रेत के टिब्बे टीले वहाँ तक पहुँच जाते, वहाँ पर खड़े हुए पेड़, कीकर के पेड़, उन पे पीले पीले फूल लगे हुए, वो पीले फूलों को देख के खुश हो जाती थी, बड़ी खूबसूरती उससे उसको लगती थी। क्या बात है, ईश्वर ने हमें क्या दे रखा है, कितने सुंदर फूल है, और पीछे सारा सुरमई आकाश, शाम का वक्त हो गया है और पेड़ से सारे फूल गिरे हुए हैं शाम के वक्त में नीचे। पेड़ से तोड़ने नहीं है, हमने मांग के लाने हैं, नीचे से चुन के लाने हैं, इसलिए शाम का वक्त है। फिर वो उस पेड़ को प्रार्थना करती थी, वो गीत करती थी। वो गीत ऐसे था, जिथा नीले टिब्बे वसदे, हो जिथा रेत च तैरन मच्छियां, जिथा काले किकरां ते पीलियां पत्तियां लगियां, उत्था फुल पत्तियां जइयां अखियां, सेजल होइयां भिजियां, सेजल होइयां भिजियां। फिर वो कहती, देखा ये बाबा नानक का पेड़ है, ये वो वाला रुखड़ा है, ये सोने का बिरख है जिसका जिक्र बाबा नानक अपनी कविता में करता है, अपनी पोइट्री में करता है, अपने गीत में करता है। वो महा सुंदर पीला रंग ये रहा। ये वाला पीला रंग,
ऐसा खूबसूरत रंग, कैसी कथा, कैसा प्रेम पेड़ के साथ, कैसा प्रेम पक्षियों के साथ। वो सदा कहती थी इंसान के ना होने से इस धरती में कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु ये पेड़ ना हो, ये पहाड़ ना हो, ये फूल ना हो, ये पानी ना हो, ये झरना ना हो, ये पक्षी ना हो, ये चींटी ना हो, तो इस धरती को फर्क पड़ता है। और इस कोविड-19 में देख लिया ना, फूल खिल गए हैं, घास हरे हो गए हैं, पेड़ हरे हो गए हैं, पेड़ बड़े हो गए हैं, पहाड़ सुंदर हो गए हैं, नदियां साफ हो गई हैं, आदमी के कुछ दिन बाहर ना निकलने से ही अच्छा है ना। कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है जो इंसान को सिखाती है। अब तो सीख लो, ये मेरी नेचर, मेरा ईश्वर बहुत महान है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।